आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो बहुत ही दर्दनाक है। दर्दनाक इसलिए क्योंकि इस कहानी में या इस घटना में एक छोटे से बच्चे का कत्ल हुआ है। कोई इंसान किसी छोटे से बच्चे को, मासूम बच्चे को कैसे मार सकता है, ये सोचकर मुझे बड़ी हैरानी होती है। इतने सालों से मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि वो कैसे लोग होते होंगे जो छोटे छोटे और मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। क्योंकि बच्चे आमतौर पर बहुत प्यारे, बहुत मासूम और ऐसे होते हैं जिनकी किसी से दुश्मनी नहीं होती। ऐसे में बच्चों का कत्ल करना समझ से परे है। खैर, जो कहानी है उसके बारे में तो चर्चा करूंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि मामला कहाँ का है और उस मामले की तफ्तीश में क्या सामने आया, पुलिस कितनी कामयाब रही भी या नहीं, ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कल जो मैंने दिल्ली के साक्षी मर्डर केस के बारे में अपना एक वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेकर आया था, उस वीडियो में मैंने अपनी जो एनालिसिस की थी उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ ये कहा था कि इस तरह की घटनाओं को रोकने का तरीका क्या हो सकता है, और उसी क्रम में मैंने ये कहा था कि एक तो अगर बच्चे अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ और बाहर की लाइफ, दोस्तों वाली लाइफ अगर शेयर करें तो शायद माँ बाप उनको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे कि उनके लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। ये बहुत ज़रूरी है। साक्षी और साहिल के केस में ये बात मिसिंग थी, ये एक पॉइंट मैंने सामने रखा था। दूसरा मैंने ये कहा था कि हम हर किसी को अपने बिहेवियरल अप्रोच के बारे में, यानी हम लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रिविजिट करने और अपने आप में आत्मनिरीक्षण करने, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा व्यवहार इतना इम्पल्सिव ना हो कि उस इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से सामने वाले को कोई दिक्कत हो या सामने वाले की वजह से मुझे कोई दिक्कत हो। तो इस पर भी गौर करना ज़रूरी है। इस पॉइंट का भी मैंने जिक्र किया था। साथ ही मैंने ये भी जिक्र किया था कि जाने अनजाने कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी को इस तरह से इंस्टिगेट न कर दे, उकसा न दे, ललकार न दे, जिससे वो आदमी बगैर फ़ायदा नुकसान सोचे हुए, कैलकुलेट किए हुए किसी पर हमला कर दे या किसी की जान ले ले। खासकर मैंने जिक्र किया था साक्षी के उस बिहेवियर का जिसमें उसने इस लड़के को न सिर्फ दूसरे लड़के से डराया था या धमकी दिलवाई थी, बल्कि उसके बाद उसे फ़ोन करके लगातार ललकार रही थी कि तुम्हारी बदमाशी कहाँ गई, जब तुम्हें वो डरा रहा था तब तो तुम बिल्कुल चुप लगा गए थे। तो इस तरह की बात कहकर जाने अनजाने साक्षी ने साहिल को उकसाया था। मैंने इस बात की भी चर्चा की और मैंने ये कहा कि इस तरह के बिहेवियर से भी हम लोगों को थोड़ा रिस्ट्रेन करना चाहिए, रुकने या बचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ये कहने का ये कतई मतलब नहीं था कि साक्षी ने जो किया उसकी सज़ा तो वही है या उसको तो मौत मिलनी ही चाहिए, या साहिल जो है उसने जो किया वो ठीक किया। ऑब्वियसली ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, आप लोग भी नहीं सोच सकते। किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मेरी सोच अच्छी तरह से पता है। यहाँ ये कहने का कि कोई किसी को ना उकसाए, कोई किसी को ना ललकारे, यहाँ ये कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था कि इस तरह से अगर हम अपने बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल करें तो शायद हम अनहोनी को टाल सकते हैं। तो साक्षी अगर अपने बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल करती तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती, वो अनहोनी टल जाती। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब था। लेकिन हमारे कुछ दर्शकों ने कमेंट में ये लिखा है कि मैं साक्षी की मौत को जस्टिफाई कैसे कर सकता हूं, उसके कत्ल को जस्टिफाई कैसे कर सकता हूं। तो ये कमेंट जब मैंने कुछ दर्शकों की तरफ से देखी, पढ़ी, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मुझे लगा कि जो बात मैं कन्वे करना चाह रहा हूं शायद मुझ में कोई कमी रह गई और आप लोगों तक वो बात सही तरीके से नहीं पहुंची। कि कुछ लोगों को ये लगा कि शायद मैं इस बात को जस्टिफाई कर रहा हूं कि अगर साक्षी ने उकसाया तो साहिल ने उसे मारा, इसमें क्या बुरी बात है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कोई इंसान किसी इंसान की जान ले, ये हक इंसान के पास कम से कम नहीं होना चाहिए। कानून अपने तरीके से काम करता है, फांसी होती है वो एक अलग बात है, लेकिन कोई किसी का मर्डर कर दे इसको कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है, और मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं। मैं तो मतलब मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है। तो मैंने जिस संदर्भ में वो बात कही थी उस संदर्भ को, उस कॉन्टेक्स्ट को काइंडली उसी रूप में आप लोग भी स्वीकार करें। जिन लोगों को ये लगा कि मैं साक्षी के मर्डर को जस्टिफाई कर रहा हूं और साहिल की करतूत को जस्टिफाई कर रहा हूं, उन लोगों को बात गलत लगी तो मैं उसे अपनी कमी मानता हूं कि शायद मैं इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि उन्हें समझ में नहीं आया। तो इसीलिए प्लीज़ आप उसको पॉजिटिवली लीजिए, और मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकता। एनीवे, उस मसले पर फिलहाल इतना ही। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जो कहानी है उसकी शुरुआत करते हैं। जो घटनाक्रम है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये वाकया है मुंबई का और आज से कई साल पुरानी ये घटना है।
15 अक्टूबर 2015 यानी 2015 की ये बात है और 15 अक्टूबर की मुंबई के वडाला इलाके में एक और लोकेलिटी है, सब लोकेलिटी, जिसे इंदिरा नगर कहते हैं। और इंदिरा नगर एक घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका है। इस इलाके से 6 साल का एक बच्चा अपने घर से अचानक कहीं गायब हो जाता है। दोपहर तक उस बच्चे को आस पड़ोस के लोग और घर वाले घर के बाहर खेलता हुआ देखते हैं, लेकिन शाम को जब सारे बच्चे घर लौट आते हैं और एक तरह से दिन ढल जाता है, उस वक्त ये बच्चा घर नहीं लौटता। पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, अपने बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चलता। और फिर हार कर उस बच्चे के पिता देर रात को ही वडाला पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि उनका बच्चा 6 साल का वो घर के बाहर से कहीं गायब हो गया है और मिल नहीं रहा है, वो बहुत परेशान है, काइंडली उसको ढूंढिए। पुलिस इस सिलसिले में पहले मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट जो है यानी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर इस मामले की छानबीन शुरू कर देती है। मामला बच्चे की गुमशुदगी का है तो जाहिर है बहुत गंभीर मामला है और बाद में पुलिस इस सिलसिले में किडनैपिंग का केस भी रजिस्टर करती है और इस मामले की जांच पुलिस आगे बढ़ाती है। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उस बच्चे का कोई पता नहीं चल पाता। इधर घर वाले लगातार, ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को बताकर वो निश्चिंत हो जाएंगे, उनका बच्चा गुम हुआ है, तो घर वाले लगातार अपने बेटे को ढूंढते हैं। कभी अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, कभी किसी शेल्टर होम में जाते हैं, कभी किसी अनाथालय में जाकर, जहाँ जिसे कहते हैं ना कि जहाँ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर जिनका कोई घर नहीं है, उस तरह के बच्चों के होम में जाकर वो अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं अगर उनका बच्चा कहीं खो गया हो और किसी ने अगर किसी शेल्टर होम तक बच्चे को पहुंचा दिया हो तो शायद वहाँ से मिल जाए। तो हर कोशिश, हर एफर्ट के पीछे जो है उनकी उम्मीद छुपी हुई होती है और हर रोज़ ये एफर्ट करने के बावजूद वो निराश होकर घर लौट आते हैं। और इस तरह तकरीबन 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और 2 महीने के बाद अचानक कुछ ऐसा होता है कि 6 साल के मासूम बच्चे की गुमशुदगी का ये मामला किडनैपिंग और मर्डर के केस में कन्वर्ट हो जाता है। होता यूं है कि 23 दिसंबर 2015 को यानी 23 दिसंबर 2015 इस तारीख को वडाला इलाके में ही एक इलेक्ट्रिसिटी का इंस्टॉलेशन है जहां से पावर सप्लाई वडाला और सेवारी कोलीवाला इलाके में होती है। उस जगह पर केबल में कोई फॉल्ट आ जाता है, यानी बिजली के तार में कोई दिक्कत आ जाती है और जब वो दिक्कत आती है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कुछ टेक्नीशियन उस चीज़ को ठीक करने और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्टोर करने के इरादे से वहाँ वो जो सब स्टेशन है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उस जगह पर वो पहुँचते हैं। ये एक डेजर्टेड इलाका है, यानी थोड़ी सुनसान जगह है जहाँ पर आमतौर पर लोग आते जाते नहीं हैं और आबादी से थोड़ी हटकर है ये जगह। तो जब वो 3 टेक्नीशियन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के वहाँ उस केबल को फिक्स करने, ठीक करने के इरादे से वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी नज़र जो है एक बच्चे की लाश पर पड़ती है। लेकिन लाश की हालत इतनी बुरी है कि उसे देखकर पहचान पाना तो दूर, उसे ठीक से देखना भी संभव नहीं है। लाश को देखकर साफ है कि बच्चे की मौत को एक लंबा वक्त गुजर चुका है और वो लाश क्या है, बेसिकली हड्डियों का ढांचा है जिसके जो फ्लैश है या जिसे हम मांस कहते हैं वो तकरीबन गायब है। जंगली जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों ने वो सारा कुछ चट कर लिया है। तो एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि कंकाल, कुछ कंकाल नुमा लाश पर, बच्चे की कंकाल नुमा लाश पर इन इलेक्ट्रिशियंस की, इन टेक्नीशियंस की नज़र पड़ती है और वो इसके बारे में फिर फ़ौरन वडाला पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। वडाला पुलिस को लगता है कि कहीं ये उस 6 साल के बच्चे की गुमशुदगी के केस से रिलेटेड तो मामला नहीं है। उनके दिमाग में तुरंत ही बात स्ट्राइक करती है और फिर वडाला पुलिस की एक टीम मौका वारदात पर पहुंचती है जहां उस सब स्टेशन के पास में बच्चे की लाश मिलने की खबर मिली होती है। और जब पुलिस वहां जाती है तो देखती है कि वाकई तकरीबन उतने ही साइज़ का और उसी एज ग्रुप का कोई डेड बॉडी का स्केलेटन वहाँ पर पड़ा हुआ है, ऐसा पुलिस नोटिस करती है। पुलिस
उस मोर्टल रिमेन को, जो लाश और जो हड्डियां हैं, उन सारी चीज़ों को बरामद करके उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाती है और साथ ही सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना करती है और इस मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। तफ्तीश शुरू करने से पहले पुलिस जो है उस बच्चे के घर वालों को खबर देती है और ये बताती है कि आप एक बार प्लीज़ मौका वारदात पर आइए, हमें एक बच्चे की लाश मिली है, कंकाल नुमा लाश, और चूंकि आपके घर का बच्चा तकरीबन 2 महीने से गायब है, तो एक बार आकर आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा आप ही का हो, मतलब लाश आप ही के घर की बच्चे की हो। घर वाले जो है दौड़ते भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ आने के बाद फिर वो देखते हैं कि वाकई ये लाश उन्हीं के बच्चे की है। उसकी वजह यह है कि लाश को देखकर तो खैर पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो कपड़े वहाँ मौके पर पड़े हुए थे उन कपड़ों से घर वाले पहचान लेते हैं कि ये उन्हीं के बच्चे की लाश है। उन पर तो बिजली गिर जाती है, जो उम्मीद का दिया उनके मन में टिमटिमा रहा होता है वो भी एक झटके में बुझ जाता है। बहुत वो निराश हो जाते हैं, रोने लगते हैं। पुलिस वाले किसी तरह से उन्हें हौसला देते हैं, घर भेजते हैं और कहते हैं कि वो इस मामले की तफ्तीश करेंगे और गुनहगारों को ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे। घर वाले हालांकि नाउम्मीद वापस जाते हैं और उनके पास करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने पर एक बात ये भी साफ होती है कि उस बच्चे की हत्या से पहले उसके साथ सेक्सुअल असल्ट या सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया था, यानी उस बच्चे को जिस्मानी तौर पर उसका एक्सप्लॉयटेशन या शोषण जिसे हम कहते हैं, शारीरिक शोषण उस बच्चे का किया गया था, 6 साल के लड़के का। ये बात भी पोस्टमार्टम में साफ हो जाती है। तो कत्ल की बात भी साफ हो जाती है और जिस तरह से सेक्सुअल असल्ट वाली बात सामने आती है उससे कत्ल का मोटिव भी साफ हो जाता है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बताते हैं कि मौत की वजह मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंटा जाना है। तो कहानी तकरीबन साफ है, वो ये कि सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए 6 साल के एक बच्चे को किडनैप करके कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने इस बच्चे के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया, वो अब तक पकड़े नहीं गए। कैसे पकड़े जाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे पुलिस को सुलझाना था। पुलिस जो इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, उसने जब सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया था तो उसने कुछ चीज़ों को वहाँ से कलेक्ट किया था और उस पर उसकी नज़र गई थी। और उन चीज़ों में कुछ टूटी हुई बियर की बोतलें, कुछ एक ब्लेड्स और कुछ अधजली बीड़ियाँ वहाँ मौका वारदात से पुलिस के हाथ लगी थी। और इन चीज़ों को केस प्रॉपर्टी समझते हुए और एविडेंस समझते हुए पुलिस ने वहाँ से कलेक्ट कर लिया था। इन चीज़ों के अलावा और कोई ऐसा चश्मदीद नहीं था, कोई ऐसा दूसरा सुराग नहीं था कि पुलिस इस मामले के कातिलों तक पहुँच पाती, क्योंकि कोई सीसीटीवी फुटेज भी इस तरह का नहीं था। पिछले 2 महीनों में जब तक ये लाश नहीं मिली थी और जब तक वो मामला गुमशुदगी का लग रहा था, उन 2 महीनों में पुलिस ने एक एक फुटेज उसके घर के आसपास की सारी खंगाली थी, लेकिन पुलिस को उसमें कोई हेडवे, कोई लीड नहीं मिली थी। तो खैर, अब ये जो 3 तरह की चीज़ें मिली, टूटी हुई बियर की बोतल, ब्लेड और कुछ अधजली बीड़ियाँ, इन चीज़ों से पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और सबसे ज़्यादा उम्मीद पुलिस को उन टूटी हुई बियर की बोतलों से ही थी, क्योंकि अधजली बीड़ियों से और ब्लेड से इस मामले को सुलझाना अनडाउटेडली एक बहुत टफ टास्क हो सकता था। तो खैर, बियर की बोतल पर जो लेबल लगे हुए थे और जो बैच नंबर होता है, वो सारी चीज़ें पुलिस ने देखी, कलेक्ट की और उसके बाद उस बैच नंबर की बोतल किस दुकान से बेची गई ये पता करने के लिए पुलिस ने सबसे पहले आसपास के इलाके में जो बियर के होलसेल व्यापारी हैं, थोक विक्रेता हैं, उन्हें पुलिस ने ढूंढा, उनके बारे में पता किया और इस कोशिश में पुलिस को वडाला इलाके में ही बियर के एक होलसेल व्यापारी के बारे में पता चला। बेसिकली पुलिस को पता तो था ही कि बियर कौन बेचता है, लेकिन उन बियर के बोतलों के बैच नंबर के साथ उस होलसेल विक्रेता से वडाला इलाके में पुलिस ने कांटेक्ट किया। और जब बैच नंबर वगैरह के साथ पुलिस ने उस बियर के विक्रेता से, उस दुकानदार से बातचीत की, तो उस दुकानदार ने बताया कि हाँ, इस बैच नंबर का माल उनकी दुकान में आया था और उन्होंने इस माल को बेचा भी है। पुलिस ने अब जो तारीख है जिन दिनों में वो बच्चा गायब हुआ था, 15 अक्टूबर 2023, उस तारीख के आसपास जो है, जो खरीदार उसकी दुकान में आए थे, बियर खरीद कर ले गए थे, उसकी जांच करने पर पुलिस ने सारा ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर जोर दिया और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने का फैसला किया। 2 महीने पुरानी बात थी। पुलिस ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की और इस एक्सरसाइज का फल जो है वो बहुत जल्द निकल कर सामने आ गया। पुलिस को 4 ऐसे लोगों के बारे में पता चला
जो 15 अक्टूबर को ही उस दुकान से उस पर्टिकुलर ब्रांड का बियर खरीद कर ले गए थे और जिस लॉट का माल उनको बेचा गया था उसी लॉट के बियर की बोतल, फूटी हुई बोतलें वहाँ मौका वारदात पर पड़ी हुई मिली थी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट कर रही थी, कोरोबोरेट कर रही थी और पुलिस ने इन्हीं बातों के सहारे उन 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन लोगों ने बियर की बोतल उस दिन खरीदी थी और उस बैच नंबर की बियर की बोतल उनको बेची गई थी। इन 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और पकड़कर जैसे ही उनसे सख्ती की, पूछताछ की, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने ये बताया कि ये बच्चा जो है उन्हें घर के बाहर इंदिरा नगर में ही खेलता हुआ मिला था और वो चूँकि पार्टी करने जा रहे थे और उनके दिमाग में आप कह लीजिए कि वहशीपन या दरिंदगी सवार हो गया और उन्हें लगा ये बच्चा एक सॉफ्ट टारगेट है। इस बच्चे को उन्होंने अगवा किया। अगवा करने के बाद उसको लेकर गए उसी सुनसान जगह पर, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पास, और वहाँ पर ले जाकर उस बच्चे को पहले उन्होंने सेक्सुअली अब्यूज़ किया और फिर चूँकि वो चीख रहा था, विरोध कर रहा था, तो फिर उस बच्चे की उन लोगों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। ये जो 4 लोग हैं ये चारों मजदूर थे जो छोटे मोटे कामकाज करके गुजर बसर करते थे, ऑड जॉब्स करते थे, लेकिन उन्हें शराब पीने की बुरी लत थी और इसी मानुषी की लत में, शराब पीने की आदत के सिलसिले में उन्होंने एक और संगीन गुनाह को अंजाम दिया जिसमें उन्होंने एक छोटे से बच्चे को टारगेट करके उसके साथ रेप करने की कोशिश की और फिर उसकी हत्या कर दी। खैर 2 महीने बाद ही सही, बियर की बोतलों से ही सही, पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया और गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया।